The Lallin Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। एक अपहरण और 3 हत्याएं और फिर आतंक के खात्मे का ढोंग करके वीरता का दावा। ये वो अपराध है जिसके लिए जितनी सजा दी जाए उतना कम है। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि हत्यारों ने हमारे देश की सेना की वर्दी पहनी थी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप शो है। आज हम आपको शोपियां के उस फेक एनकाउंटर की पूरी कहानी सुनाएंगे जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना के एक कैप्टन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। साथ ही बात होगी भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे यादगार टेस्ट जीत और उसके सबकों पर, उसके नायकों पर। लेकिन सबसे पहले दिन की तस्वीर। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये पंक्ति हम अनगिनत बार सुन चुके हैं। ये तस्वीर कल से सोशल मीडिया पर तैर रही है। एक बार की मन में आया कि खबर पुरानी हो गई है, दर्शक ये ना कहें ये हम देख चुके। लेकिन फिर वो संकल्प याद आया कि शहीदों से जुड़ी कोई भी खबर, शहीदों से जुड़ी स्मृति एक कृतज्ञ राष्ट्र के लिए कभी भी पुरानी नहीं पड़नी चाहिए। तस्वीर में जो दिख रहा है वो उस देश पर मर मिटने वाले का आखिरी निशान है। ये 1948 में पाकिस्तानी कबायली घुसपैठियों के साथ लड़ाई में शहीद होने वाले भारत के वीर सपूत ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र है। ये वही कब्र है जहां ब्रिगेडियर उस्मान को अंतिम विदाई देने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू आए थे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ब्रिगेडियर उस्मान 1948 की लड़ाई में शहीद होने वाले सेना के सर्वोच्च अधिकारी थे। मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और इससे पहले कि आप छिद्रान्वेषण करें, मुझे पता है कि राजेंद्र बाबू बाद में राष्ट्रपति बने थे और उस समय संविधान सभा के मुखिया थे। ब्रिगेडियर उस्मान की नई दिल्ली स्थित कब्र की जो वर्तमान स्थिति है वो आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, कई दिनों से वायरल हो रही है। आज इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि भारतीय सेना ने इसका संज्ञान लिया। साथ में सवाल भी कि लाखों करोड़ों के स्मारक खड़ा कर देने वाला ये देश अपने राष्ट्रीय नायकों के अंतिम धरोहरों तक का कायदे से रखरखाव क्यों नहीं कर सकता। और ये बात सिर्फ एक नायक की नहीं है। आप गर्दन उठाकर देखिए, हमारे देश में हजारों वर्षों पुरानी थातियां बिखरी पड़ी हैं। कोई मौर्य काल का चिन्ह, कोई गुप्त काल का चिन्ह, कोई सल्तनत काल का चिन्ह, कोई चौहान वंश का, कोई चालुक्य, पांड्य, चोल। एक लंबी कतार है, लंबी श्रृंखला है। कौन सी धरती है, कौन सी सभ्यता है जो इतना सुरुचिपूर्ण होने का, इतना संपन्न होने का दावा कर सकती है। पर क्या हमने अपनी धरोहरों को, चाहे वो मिट्टी की इमारतें हों, चाहे पत्थर से बनी इमारतें हों, चाहे कारे कागज हों जिन पर किसी ने अपनी कलम चलाई, क्या हमने सहेज के रखा है? एक राष्ट्र के तौर पर हम अपनी स्मृतियों को, अपनी पांडुलिपियों को, अपनी इमारतों को, अपने शहीदों को, अपने पुरखों को ठीक से क्यों नहीं याद कर पाते? विचार करिएगा। हर चीज सरकार के सर पर फोड़ देना आसान है। सरकारें जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होगी। पर सरकारें वैसी ही होती हैं जैसा समाज होता है। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कोरोना से जुड़ी है। भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के 6 केस मिल गए हैं। भारत सरकार ने आज इस बात की जानकारी दी। यूनाइटेड किंगडम से लौटे 6 लोगों में नए स्ट्रेन के लक्षण मिले। 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक यूके से करीब 33,000 लोग वापस आए थे। इनको ट्रैक किया गया, टेस्ट करवाया गया, 114 पॉजिटिव निकले और फिर इनके सैंपल्स को देश की 10 अलग अलग लैब में नए स्ट्रेन की जांच के लिए भेजा गया। जिन 6 लोगों में यह स्ट्रेन पाया गया उन सभी को राज्य सरकार द्वारा एक सेल्फ आइसोलेशन रूम में रखा गया है। उनके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। दूसरे मुसाफिरों की जानकारी ली जा रही है। इसको लेकर आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दावा किया कि कोरोना की वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी प्रभावी होगी। यह महत्वपूर्ण दावा है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा कि वैक्सीन यूके और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले वेरिएंट के खिलाफ काम करेंगी। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वर्तमान वैक्सीन इन कोरोना वेरिएंट से बचाने में नाकाम रहेंगी, लेकिन दावा है तो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन और नए साल के जश्न को देखते हुए देश के गृह मंत्रालय ने एक चिट्ठी भी लिखी है
राज्य सरकारों को। इसमें मुख्य सचिवों से कहा गया है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस की नई किस्म की पहचान होने, कई देशों में बढ़ रहे मामलों के बीच भारत में सावधानी की जरूरत है। यह भी कहा कि सरकारें अपने आकलन के आधार पर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। इसमें नाइट कर्फ्यू जैसे उपाय भी हो सकते हैं, लेकिन संक्रमण रोका जाए ये जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच लोगों और सामान के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगाना होगा। अगली सुर्खी बंगाल से है। यहाँ के बीरभूम में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकाली, रैली को संबोधित किया, बीजेपी को चैलेंज दिया कि पहले बंगाल में 30 सीटें जीतकर दिखाओ, बाद में 294 का सपना देखो। ममता बनर्जी ने यह भी जोड़ा कि बीजेपी वाले हर हफ्ते आते हैं, 5 स्टार वाला खाना खाते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि आदिवासियों के साथ खा रहे हैं। वो बोली कि हम 365 दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ हैं, लेकिन बीजेपी हर दिन फर्जी वीडियो फैलाकर समाज को बांटने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि किसी ने नया रूप धारण किया, कभी टैगोर बनना चाहते हैं, कभी गांधी। ये भी कि करीब 5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा मैंने निकाली, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इसी जगह पर कुछ वक्त पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रोड शो किया था। अगली सुर्खी किसानों के आंदोलन से है। 30 दिसंबर को मोदी सरकार और किसान संगठनों के बीच एक बार फिर से चर्चा होगी। किसान पिछले 33 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हैं। किसान कानूनों को वापस लेने से कम कुछ मानने को तैयार नहीं। सरकार कानूनों में संशोधन का आश्वासन दे रही है। दोनों पक्ष अपने रुख पर अड़े हैं। अब तक 6 दौर की बात हो चुकी है, कोई ठोस नतीजा नहीं। ऐसे में 30 दिसंबर की बैठक में क्या फैसला होता है, सबकी निगाहें टिकी हैं। बातचीत से पहले किसानों ने 4 मुद्दों पर फोकस करने की बात कही। पहला, तीनों कृषि कानून वापस करने के तरीके पर चर्चा। दूसरा, एमएसपी को कानूनी रूप देना, कई फसलों पर गारंटी। तीसरा, एनसीआर में वायु प्रदूषण के मसले पर लाए गए कानून को वापस लेना। चौथा, सरकार द्वारा बिजली बिलों को लेकर लाए गए नए बिल को वापस लेना। किसानों से बातचीत से पहले गृह मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल के बीच मीटिंग हुई। सरकार से बातचीत कर रहे 40 संगठनों में से एक किसान मजदूर संघर्ष समिति ने सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग नहीं लेने का भी फैसला किया है। इनका कहना है कि सरकार के पास ठोस एजेंडा नहीं है, साथ ही नए साल में संगठन अपने संघर्ष को तेज करेगा। तो ज्यादातर मिल रहे हैं, कुछ हैं जो नहीं मिल रहे हैं। अगली सुर्खी, एमपी की शिवराज कैबिनेट ने शनिवार 26 दिसंबर को लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 को मंजूरी दी। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बन गया। शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में धर्म स्वातंत्र अध्यादेश को मंजूरी दी गई और अब इसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। अगर ऐसा हो जाता है, जो औपचारिकता ही है, हो जाएगा, तो ये कानून बन जाएगा। विपक्षी दल कांग्रेस ने बिना सत्र बुलाए कैबिनेट से अध्यादेश पारित करवाने का विरोध किया। ये तो अपडेट हो गए। चलते चलते ये भी बता दें कि यूपी में लव जिहाद कानून का 1 महीना पूरा हो गया। पिछले महीने की 28 तारीख को योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन से जुड़ा ये कानून बनाया था। तब से अब तक 14 केस दर्ज हुए, 51 लोग गिरफ्तार हुए, 49 आरोपी जेल में हैं। और खास बात यह है कि 8 मामलों में दोनों ने कहा, यानी कि लड़का और लड़की ने, कि हम दोस्त हैं या रिश्ते में हैं, और 2 ने कहा कि हम पहले ही शादी कर चुके थे। अगली सुर्खी तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ी है। विधानसभा चुनाव से पहले रजनीकांत ने बड़ा ऐलान किया। एक बयान जारी कर कहा कि मैं कोई राजनीतिक दल बनाने नहीं जा रहा हूं। रजनीकांत ने यह भी कहा कि उनकी तबीयत में गिरावट हुई है, मैं इसे भगवान की चेतावनी मानता हूं और राजनीतिक पार्टी नहीं बनाने का फैसला कर रहा हूं। 25 दिसंबर को हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 28 को छुट्टी मिली। हम जानते हैं कि इसी महीने की 3 तारीख को, यानी 3 दिसंबर को, तमिल एक्टर ने ऐलान किया था कि 31 दिसंबर को अपने राजनीतिक दल का ऐलान करूंगा। काफ़ी समय से समर्थकों के साथ बैठक कर रहे थे, कभी आगे कभी पीछे, अलग अलग मायने। फिलहाल बात ये कि वो अब आगे किस पाले जाएंगे। हालांकि राजनीतिक पंडितों का कहना है कि उनका फैक्टर अब उतना भी प्रभावी नहीं जितना कागजों पर नजर आता है। अगली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर सेक्शन का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई और ये सब काम शुरू हो गया। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दाकुनी तक बन रहा है। 1840 किलोमीटर के इस ट्रैक को ऑपरेट करने के लिए प्रयागराज में एक बड़ा आधुनिक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। पीएम मोदी ने आज जिस सेक्शन की शुरुआत की वो यूपी में है। पीएम मोदी ने क्या कहा इस मौके पर? यूपीए सरकार पर जो पिछली थी निशाना साधा। कहा कि प्रोजेक्ट को 2006 में मंजूरी मिली, 2014 तक 1 भी किलोमीटर लाइन नहीं बिछाई गई। साथियों, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इनको अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो मालगाड़ियों के लिए बने विशेष ट्रैक है
विशेष व्यवस्थाएं हैं, इनकी जरूरत आखिर देश को क्यों पड़ी? हमारे खेत हो, उद्योग हो या फिर बाजार, ये सब माल ढुलाई पर निर्भर होते हैं। कहीं कोई फसल उगती है, उसको देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना पड़ता है। एक्सपोर्ट के लिए बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है। उसी तरह उद्योगों के लिए कहीं से कच्चा माल समंदर के रास्ते से आता है। उद्योग से बना माल बाजार तक पहुंचाना होता है, या फिर एक्सपोर्ट के लिए उसको फिर बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है। इस काम में सबसे बड़ा माध्यम हमेशा से ही रेलवे रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, अर्थव्यवस्था बढ़ी, तो माल ढुलाई के इस नेटवर्क पर दबाव भी बहुत बढ़ता गया। समस्या ये थी कि हमारे यहां यात्रियों की ट्रेनें और मालगाड़ियां दोनों एक ही पटरी पर चलती हैं। मालगाड़ी की गति धीमी होती है। ऐसे में मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए यात्री ट्रेनों को स्टेशन पर रोका जाता है। इससे पैसेंजर ट्रेन भी समय पर नहीं पहुंच पाती है और मालगाड़ी भी लेट हो जाती है। मालगाड़ी की गति जब धीमी होगी, जगह जगह रोक टोक होगी, तो जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन की लागत ज्यादा होगी। इसका सीधा असर हमारे खेती, खनिज उत्पाद और औद्योगिक उत्पादों की कीमत पर पड़ता है। महंगे होने के कारण वो देश और विदेश के बाजारों में होने वाली स्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं, हार जाते हैं। भाई और बहनों, इसी स्थिति को बदलने के लिए फ्रेट कॉरिडोर की योजना बनाई गई। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि ये फ्रेट कॉरिडोर क्या है। जिस तरह से देश के सभी कोनों को जोड़ने के लिए राजमार्गों की अलग अलग योजनाएं रहीं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं, या कॉरिडोर वाली, उसी तरह पूरे देश को सिर्फ माल ढुलाई के लिए समर्पित रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए रेल ने भी स्वर्णिम चतुर्भुज और 2 डायगोनल्स का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव रखा था। साल 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दौर में इस प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ था। इस लिंकिंग के जरिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हावड़ा को जोड़ा जा रहा है और डायगोनल्स के जरिए दिल्ली, चेन्नई और मुंबई, हावड़ा को। डेडिकेटेड भी शब्द इसमें आता है। इसका मतलब कि एक नया रेल मार्ग होगा जो सिर्फ मालगाड़ियों के लिए समर्पित होगा। ये तब ऐलान हुआ था, अब इसका कुछ हिस्सा बनकर सामने आया है। बाकी आप अपने हिसाब से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यूपीए सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ यही हुआ। ऐलान हुए बड़े बड़े, अमल हुआ नहीं, और जिसका राजनीतिक मुनाफा अब बीजेपी काट रही है। ये थी सुर्खियां। बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 17 जुलाई 2020 की रात जम्मू कश्मीर का शोपियां। 3 मजदूर अभी अभी एक किराए के घर में पहुंचे हैं। ये लोग रजौरी से शोपियां काम की तलाश में आए हैं, लेकिन शोपियां में इनके लिए रोटी की जगह मौत इंतजार कर रही है। सेना की वर्दी में एक अधिकारी वहां 2 लोगों के साथ पहुंचता है और इससे पहले कि तीनों मजदूर कुछ समझें, एक सफेद गाड़ी में उन्हें धकेल दिया जाता है। ये गाड़ी एक खास मकसद से ली गई थी। ये किडनैपिंग थी। घड़ी दौड़ती रही और जब तारीख बदली तो गाड़ी रुक चुकी थी अमशीपोरा में, शोपियां के पास का एक छोटा सा कस्बा। यहाँ तीनों मजदूरों को गाड़ी से उतारकर सेब के बगीचे में ले जाया गया और कुछ कदम ही वो चल पाए थे कि उन्हें आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनते वक्त सिसक भी रहे थे। वो अलग आवाज़ थी क्योंकि ये गोलियां उनकी तरफ दागी गई थी। मरने वालों के नाम और उम्र: इम्तियाज अहमद 25 साल, अबरार अहमद 20 साल और मोहम्मद अबरार 16 साल। एक बच्चे समेत 3 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। वजह, ताकि 20 लाख रुपए का इनाम लिया जा सके। यह दावा है जम्मू कश्मीर की पुलिस का। शोपियां में हुई फर्जी मुठभेड़ के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है और इसमें हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं। ये वही मामला है जिसमें दुर्दांत आतंकवादी बताकर मार दिए गए 3 युवकों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और तब जाकर घर वालों को पता चला कि उनके परिजनों के साथ क्या हुआ।
एनकाउंटर के फर्जी होने की बात सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा परिवारजनों को सांत्वना देने खुद उनके घर पहुंचे थे। इस केस के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस पर भी बात करेंगे कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं और इन्हें रोकने के लिए हमारे देश की सेना क्या कर रही है। 26 दिसंबर को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शोपियां के यहां दाखिल जम्मू कश्मीर पुलिस की चार्जशीट बताती है कि इम्तियाज अहमद 2018 से शोपियां के चौगाम में काम करते थे। परिवार गरीब था तो उन्होंने अपने 2 चचेरे भाइयों को भी अपने साथ काम पर रखने की सोची। इम्तियाज ने चौगाम में एक छोटा सा घर किराए पर लिया। मजदूर जैसे घर किराए पर लेते हैं वैसा ही। लोकेशन पर ज्यादा जोर नहीं होता, लेकिन ये लोकेशन खतरनाक थी और ये बात 1994 में तय हो गई थी। क्या हुआ था 1994 में? जब 90 के दशक में देखा गया कि जम्मू कश्मीर में उग्रवाद का दौर लंबा खिंचने वाला है, तब सेना ने एक ऐसी फोर्स बनाने का विचार किया जो असम राइफल्स की तरह उग्रवाद से लड़ने को समर्पित हो और स्थायी रूप से तैनात रहे। 1994 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने सेना के भीतर राष्ट्रीय राइफल्स यानी कि आरआर की स्थापना को मंजूरी दी। यह स्थायी रूप से जम्मू कश्मीर में तैनात रहती है। पूरा फोकस घाटी से उग्रवाद के खात्मे पर, और इसके लिए आरआर की बटालियन 24 घंटे अभियान चलाती हैं। ऐसी एक बटालियन का कैंप शोपियां के चौगाम में इम्तियाज के घर से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर था। यह 62 का कैंप था, मतलब राष्ट्रीय राइफल्स की 62वीं बटालियन, और 62 आरआर में तैनात थे कैप्टन भूपेंद्र सिंह उर्फ मेजर बशीर खान, वो शख्स जिसने बकौल जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों मजदूरों को मारकर उनके शव पर हथियार रखे ताकि उन्हें आतंकवादी बताकर 20 लाख रुपए का इनाम जीता जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस की चार्जशीट बताती है कि कैप्टन भूपेंद्र ने इस फेक एनकाउंटर की प्लानिंग के लिए 2 सिविलियंस से खूब बात की, ताबिश नजीर और बिलाल अहमद लोन। इन दोनों के बीच बातचीत के रिकॉर्ड पुलिस के पास हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी नावेद इकबाल की रिपोर्ट बताती है कि कैप्टन भूपेंद्र ने 17 जुलाई की शाम 4:33 पर ताबिश नजीर से बात की। ये वही तारीख है जब तीनों मजदूरों का अपहरण हुआ। 18 जुलाई माने हत्या के दिन ताबिश और बिलाल अहमद लोन एक कार में आर्मी कैंप रेशी नगरी में दाखिल हुए। आज ये 42 आरआर का कैंप है, लेकिन तब यहाँ 62 आरआर तैनात थी। जब ताबिश और बिलाल कैंप से लौट रहे थे तो वो अपनी गाड़ी में नहीं थे, वो एक सफेद रंग की A-स्टार गाड़ी में बैठे थे। ये गाड़ी एजाज अहमद लोन की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस को दिए अपने बयान में एजाज बताते हैं कि 17 जुलाई की शाम को रेशी नगरी कैंप से फौजी आए, उनकी गाड़ी ले गए। ये सब हुआ था कैप्टन भूपेंद्र के आदेश पर, जो कैंप से निकल रही उस सफेद गाड़ी में ताबिश और बिलाल के साथ खुद मौजूद थे। क्योंकि कैप्टन भूपेंद्र हत्याओं को एनकाउंटर की शक्ल देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी की। इस मामले में हमें और जानकारी मिली इंडिया टुडे से जुड़े संवाददाता शुजाउल हक की रिपोर्ट से। वो बताती है कि कैप्टन भूपेंद्र ने अवैध हथियारों के जखीरे का इंतजाम किया था। 2 पिस्टल, 2 मैगजीन, पिस्टल की 4 खाली मैगजीन भी, इसके अलावा 15 जिंदा कारतूस और क्लाशिनकोव सीरीज की राइफल के 15 खाली कारतूस। चार्जशीट के मुताबिक हत्याओं के बाद कैप्टन भूपेंद्र ने मजदूरों के कपड़ों से सारे पहचान पत्र निकाले ताकि एजेंसियों के पहुंचने पर यह लगे कि ये तीनों दुर्दांत आतंकवादी थे। जम्मू कश्मीर में सेना तैनात है, लेकिन कानून व्यवस्था उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए कहीं आतंकवादियों का ठिकाना पता लगने पर सेना अपने साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को ले जाती है ताकि कानूनी प्रक्रिया के पालन का ध्यान रख सके। कैप्टन भूपेंद्र ने बाद में दावा किया कि उन्होंने आतंकवादियों को मारा, लेकिन चार्जशीट कहती है कि कथित आतंकवादियों से सामना होने से पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना नहीं दी। कैप्टन भूपेंद्र एक अफसर हैं, लेकिन सेना में चेन ऑफ कमांड का सख्ती से पालन होता है। ये सारे नियम उन पर भी लागू थे, खासतौर पर ऐसी स्थिति में जब उन्होंने अपने कैंप से बाहर जाकर 2 सिविलियंस की सोहबत में एक एनकाउंटर को अंजाम दिया। लेकिन कैप्टन भूपेंद्र ने अपने इस फर्जी ऑपरेशन के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को तब तक कुछ नहीं बताया जब तक कि सारा खेल खत्म नहीं हो गया। कैप्टन भूपेंद्र अगर जानते थे कि उन्हें एक ऑपरेशन करना है तो उन्हें कैंप से एक टुकड़ी को ले जाना था, उन्होंने ये नहीं किया। इस ऑपरेशन में शामिल वो इकलौते फौजी थे। ऐसे ऑपरेशन के बाद सेना एक सिट्रेप तैयार करती है, मतलब एक इलाके में मिलिट्री सिचुएशन पर एक रिपोर्ट। 62 आरआर ने जो सिट्रेप जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईटी को दी, उसके मुताबिक सेना ने इलाके को तब घेरा जब कैप्टन भूपेंद्र अपनी सर्विस राइफल से फायरिंग कर चुके थे। कैप्टन भूपेंद्र ने तब दावा किया कि उन्होंने 37 राउंड फायरिंग के किए। कैप्टन भूपेंद्र के बयान के आधार पर सेना ने दावा किया कि शोपियां में सेना का एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 आतंकवादियों को मारा गया, घातक हथियार बरामद हुए। सफेद गाड़ी के मालिक एजाज अहमद लोन को सेना ने बताया कि उनकी गाड़ी अमिशपोरा नार के पास खराब हालत में पड़ी मिली। जम्मू कश्मीर में आम है एनकाउंटर में मारे गए लोगों के शव परिवार को ना दिए जाएं। इम्तियाज और उनके 2 भाइयों के साथ भी यही हुआ। उन्हें यूं ही बारामूला में एक गुमनाम कब्र में दफन कर दिया गया। 10 अगस्त को जब सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों से हल्ला मचा, तब मामले का संज्ञान लिया गया। इस वक्त तक तीनों लड़कों के परिवारों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थी। सेना ने हफ्ते भर के भीतर मामले पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई।
एक इश्तिहार भी निकाला जिसमें कहा गया कि ऐसा कोई भी शख्स जिसके पास इस मामले की जानकारी हो सामने आए और जानकारी साझा करे। 18 सितंबर को सेना ने आधिकारिक रूप से माना कि मरने वाले तीनों लोग आतंकवादी नहीं थे, राजौरी के मजदूर थे। 21 सितंबर को सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में यही बात दोहराई गई। मृतकों के डीएनए टेस्ट से भी राजौरी में परिवार से संबंध स्थापित हुआ और इसके बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते में जाकर तीनों मजदूरों के शवों को बारामूला स्थित गुमनाम कब्र से निकालकर परिवारों के सुपुर्द किया गया। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा राजौरी पहुंचे, पीड़ित परिवार से घर जाकर मुलाकात की। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि न्याय करने में कोई कोताही नहीं होगी। फिर आता है 15 अक्टूबर का दिन। विक्टर फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल रशीम बाली प्रेस के सामने आए और जानकारी दी कि मामला प्रथम दृष्टया सेना के कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का है, इसलिए कोर्ट मार्शल की तैयारी चल रही है। मेजर जनरल बाली ने साफ किया कि अफसर को दोषी पाए जाने पर किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सेना ऐसे लोगों का पता भी लगाएगी जिन्होंने कैप्टन भूपेंद्र का साथ दिया, लेकिन अभी सामने नहीं आ रहे। बिलाल अहमद लोन इस मामले में सरकारी गवाह बन गया। सेना की विक्टर फोर्स दक्षिण कश्मीर में आतंकरोधी अभियान का काम देखती है। इसे लोन पर काफी वक्त से शक था। विक्टर फोर्स ने ही लोन को पहले हिरासत में लिया और भूमिका सामने आने के बाद उसे जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंपा। चार्जशीट बताती है कि तीनों आरोपियों से पूछताछ में घटना के बारे में मिलती जुलती जानकारी मिली, मतलब ये तीनों घटना में शामिल थे। अब मामला कोर्ट में जाएगा। आरोपियों पर हत्या, अगवा करना, सबूत नष्ट करना, झूठी जानकारी देना, आपराधिक साजिश रचना और आर्म्स एक्ट जैसी धाराएं लगाई गई हैं। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में फर्जी एनकाउंटर, कस्टडी में हत्याएं, ये घटनाएं नई नहीं हैं। ऐसे मामलों की एक लंबी सूची है। अक्टूबर 2018 में एक मेजर जनरल समेत 7 फौजियों को 1994 में हुए एक फेक एनकाउंटर के मामले में दोषी पाया गया था। असम का मामला था। कई बार ऐसा इनाम की चाह में होता है, पर ऐसे मामले सामने क्यों आते हैं? इनसे निपटने के लिए हमारे देश की सेना क्या कदम उठा रही है? इस मामले के और पहलू समझने के लिए कि सेना इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है, हमने बात की ब्रिगेडियर संदीप थापर से, जो कि रिटायर्ड ऑफिसर हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि आर्मी में एक बहुत स्ट्रिक्ट चेन ऑफ कमांड को लिया जाता है, बहुत सीरियसली लिया जाता है, लेकिन हमने ऐसे एक से ज्यादा कई इंसिडेंट्स देखे हैं नॉर्थ ईस्ट में भी और वैली में भी, जहां पे इस तरह की खबरें आई कि इनकाउंटर्स स्टेज्ड हुए, फेक थे और कई बार उनमें इस तरह के मोटिवेशंस थे कि कभी गारंटी अवार्ड है तो कभी कोई प्राइज मनी है। इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आती हैं? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्यों हमारे यहाँ कुछ ऑफिसर्स और उनके जो ट्रूप्स होते हैं इस तरह के काम करते हैं? उनको कौन सी चीज मोटिवेट करती है? देखिए, पहले तो मैं आपको क्रेडिट कर दूं, फौज में कोई प्राइज मनी नहीं होती है। वो पुलिस में या सीपीओ में होती होगी, सीपीएमएफ में। आर्मी में कोई प्राइज मनी नहीं होती। तो वो ये आपकी बात सही है कि शुरू में थोड़ा था। मैं बोल रहा हूं जैसे 90s में शुरू में जब तक मैं सर्विस में था हजारों कंप्लेंट आ चुकी थी, लेकिन 1% कंप्लेंट ट्रू निकलती थी, सच निकलती थी। क्योंकि हर एक जो कंप्लेंट आती थी, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आर्मी उसको इन्वेस्टिगेट करती है और बहुत इम्पार्शियली इन्वेस्टिगेट करती है। अगर उसमें कुछ मिलता है तो उसको आगे करती है। और जब तक मैं आर्मी में था, तकरीबन 2 साल पहले तक, मुझे याद है फिगर्स तकरीबन 1 या 1.5% फिगर्स, हजारों में कंप्लेंट आती थी। वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जो कंप्लेंट करते हैं, उसमें से इतने ही परसेंट में कुछ सच होता था। और जैसे जैसे उसको इन्वेस्टिगेट करते थे, मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूं कि एक बार आर्मी अगर किसी चीज को, किसी मुद्दे को पकड़ ले तो उसको वो आखिरी फिनालिटी तक लेके जाती है, उसको पूरी तरह से इम्पार्शियली इन्वेस्टिगेट करती है। कोई अंडर द टेबल, अंडर द कारपेट ब्रशिंग नहीं होता। और जैसे यही केस है जो शोपियान वाला, प्रॉब्लम ये है कि ऐसा केस होता है तो वो नेशनल न्यूज बन जाता है आर्मी को लेके। तो इसलिए लोगों के दिमाग में लगता है कि हाँ, आर्मी में, मेरे को जो मालूम है बहुत इक्के दुक्के केस हैं, और जो भी केस हुए हैं उसको आर्मी ने बड़े शिद्दत से इन्वेस्टिगेट किया है, और उनको जो गिल्टी हुए हैं उनको सजा भी मिली है, जेल भी गए हैं और डिसमिस भी हुए हैं।
सर, ह्यूमन राइट ग्रुप्स का लगातार इस तरह का इल्जाम रहता है। वो आरोप की शक्ल में कहते हैं कि सेना अपने ट्रूप्स और ऑफिसर्स को ट्राई करने की परमिशन देने में बहुत गुरेज करती है। क्या आप इस अंडरस्टैंडिंग से अग्री करते हैं सर, और अगर नहीं तो क्यों? देखिए, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको प्रोटेक्ट करता है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपको प्रोटेक्ट करती है कि एवरीथिंग इज डन इन गुड फेथ। ये एक क्लॉज इंसर्ट किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर एक्शन नहीं। तो आप ये समझिए कि मैंने ऑपरेट किया 1998 में वैली में, अभी कोई खड़ा होके बोले कि इसने कुछ किया है तो मैं तो रिटायरमेंट के बाद बगैर मदद के मैं तो वैली के चक्कर काटता फिरूंगा। लोग इसको पॉलिटिसाइज करेंगे, वेस्टेड इंटरेस्ट का फायदा उठाएंगे। तो एक क्लॉज डाला गया था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देगी इसके लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अब कंसिडर करके कि क्या इसमें कुछ ट्रुथ है कि नहीं, पुरानी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देख के फिर वो देते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी परमिशन नहीं दी गई, परमिशन दी गई है उनको ट्राई करने के लिए। बहुत केसेस अगर आप रिकॉर्ड में जाएंगे तो ऐसे काफी केसेस हैं जहां गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। गवर्नमेंट परमिशन देने से पहले इंश्योर करती है कि वाकई इसमें कुछ सच है, तथ्य है। ठीक बात है सर। एक आखिरी सवाल जो हमारा आपसे होने वाला है वो ये कि अभी एक एस्टैब्लिश सिस्टम है जिससे आर्मी इन तरह के ऑपरेशंस को डील करती है। आर्मी बिल्कुल इस तरह की गतिविधियों को कंडोन नहीं करती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं कम से कम हो। क्या आपको किसी तरह के प्रोसीजरल सुधार की जरूरत महसूस होती है सेना के काम करने के तरीके में या इनसे डील करने के तरीके में? जी नहीं, ये एक बहुत स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर है। आपको मालूम होगा कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दी हुई है। 97-98 में ये रिप्रेजेंट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट PIL आई थी, उन्होंने देख के, क्योंकि उन्होंने देखा कि आर्मी, मैं एक चीज इससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आर्मी एक ही आर्मी है जो काउंटर इंसर्जेंसी में सिर्फ स्मॉल आर्म्स इस्तेमाल करती है। अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक सारी आर्मीज हवाई जहाज, आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स, आर्टिलरी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम हमारे यहाँ तो लोकल पुलिस को भी लेके जाते हैं साथ में। हम लोकल पुलिस को लेके जाते हैं। हमारे चीफ ऑफ स्टाफ के 10 कमांडमेंट्स हैं कि आप अगर किसी को, लेडी को अरेस्ट करेंगे, लेडी पुलिस होनी चाहिए, पुलिस साथ में जाएगी ऑपरेशन की। आप जल्दी से जल्दी उसको पुलिस में जुडिशियल कस्टडी में देंगे और आप फैमिलीज को घर में नहीं घुसेंगे। बहुत सारे ये ऐसे 10 कमांडमेंट्स हैं जो कि बाइबल एक हर एक ऑफिसर जवान अपने जेब में कैरी करता है ताकि कोई गलती ना हो ह्यूमन राइट्स की तरफ से। और पिछले करीब 25-30 साल से तो मैंने देखा है कि इतने कॉन्शियस है इंडियन आर्मी ह्यूमन राइट्स के बारे में। मेरे देखते देखते हर एक फॉर्मेशन में एक ह्यूमन राइट्स की एक सेल बन गया है जहां ऑफिसर्स होते हैं जो हर एक चीज को, जो भी ऑपरेशन होता है उसकी कंप्लेंट लोगों से पूछते हैं कुछ हुआ तो नहीं। तो एक प्रोएक्टिव स्टैंस रहती है आर्मी की कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो, क्योंकि हमको मालूम है कि इतना एफर्ट जो हम करते हैं, एक छोटी सी गलती, किसी की गलती की वजह से वो पूरे के ऊपर पानी पड़ जाता है। तो हम नहीं चाहते कि एक छोटी से छोटी गलती भी हो, जैसे इस केस में हुई है। इससे पूरी अगले 3-4 साल तक लोगों को यही इंप्रेशन रहता है कि आर्मी ये करती है। तो हम नहीं, आर्मी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो जिससे कि सारे अच्छे काम के ऊपर मिट्टी पड़ जाए। सेना पर राष्ट्र की सुरक्षा का जिम्मा है। उसी के लोग जब हत्यारे बने तब नागरिकों का भरोसा टूटता है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि ऐसे मामलों में न्याय हो और पूरा हो। शोपियां मामला भारत में संस्थाओं की मजबूती का उदाहरण बनेगा या नहीं, ये समय बताएगा। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। शो में हम स्पोर्ट्स की कम ही बात कर पाते हैं, क्रिकेट की तो बहुत ही कम, लेकिन आज बात होगी। क्रिकेट की तरफ चलेंगे। 18वीं सदी से जिक्र शुरू होगा और ठीक ठीक बात कर रहे हैं तो साल 1770 से। एक ब्रिटिश जहाजी हुए जेम्स कुक खोजी थे, नई जमीनें तलाशते थे। एक दिन उनका जहाज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर रुका। जगह वीरान थी, कोई नामलेवा नहीं। पहले भी यहां पर यूरोपियन जहाजी आ चुके थे लेकिन बंजर मानकर लौट चुके थे। लेकिन जेम्स कुक ने ऐसा नहीं किया, बल्कि किया एक ऐलान कि अब से इस जगह पर ब्रिटेन का राज होगा। और ऐसा ही हुआ।
बाद के बरसों में ये जगह ब्रिटेन में सजायाफ्ता लोगों की रिहाइश बन गई, वो जगह जिसे यूरोपियन अज्ञात दक्षिणी भूमि कहते थे। नए शहर बसे, संस्कृतियां पनपी, पुरानी संस्कृतियां भी बची रहीं और 1835 के साल में बसा एक शहर मेलबर्न। उस वक्त ब्रिटिश कल्चर अपने शबाब पर था, इस शहर में भी, देश में भी, और क्रिकेट का खेल इस संस्कृति का अटूट हिस्सा था। मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC 1838 में बना और इसका मैदान जुगाड़ से बना था, खेत को समतल करके, फिर बाकी औपचारिकताओं को पूरा करके। लेकिन खेल और मैदान चल निकला और अगले 18 बरस तक चला। फिर 1850 का दशक आया। अंग्रेजों को वहां पर सोने की खदानें मिलने लगी थी और ऐसे में कच्चे माल को समंदर तक पहुंचाने के लिए रेलवे की लाइनें बिछने लगी थी। एक रेल लाइन का रूट MCC की फील्ड के ठीक बीच से होकर निकला। सरकार ने जोर जबरदस्ती की और बने बनाए मैदान पर पटरियां बिछा दी। MCC को बदले में नई जमीन दी गई नया मैदान बनाने के लिए, लेकिन विस्थापन का दर्द बरकरार था। आने वाले समय में यह दर्द ताकत बन गया, धूल में मिलकर साकार हो जाने की काबिलियत। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड इस जीवटता का झंडा बरदार है और गवाह हुई। यह परंपरा 167 सालों के बाद कायम है और इस बार सूत्रधार की पट्टिका पर भारतीय क्रिकेट टीम का नाम लिखा है। यह मंच है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। सीरीज का दूसरा टेस्ट भारत ने अपने नाम कर लिया। आंकड़ों की नजर से देखें तो एक आम जीत है, मसलन 8 विकेटों का अंतर या सीरीज में 1-1 की बराबरी। लेकिन लगातार दूसरी बार बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारत की जीत के कुछ और भी मायने हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर। ऐसे आंकड़े पहले भी सामने आते रहे, भारतीय टीम पहले भी जीतती रही, लेकिन इस टेस्ट की इतनी चर्चा क्यों? लल्लन टॉप शो में चर्चा क्यों? मामला खास है। अंग्रेजी भाषा का सहारा लें तो इस बार इतने गूज़बम्स आ रहे हैं तो वजह है। क्या है वजह? ये निराशाओं का दौर है। कोरोना की मार, आर्थिक मंदी, मानसिक संत्रास, अपने अधिकारों के लिए जूझते धूल धूसरित होते नागरिक और अवाक खड़ी सरकारें। 2020 ने हमें वो सब दिया जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी, जिसे हम बुरा सपना समझकर झटक देना चाहते हैं जल्द से जल्द। हम इस बरस को अपने ज़हन से मिटाने की तड़प के साथ जी रहे हैं। भाव शून्यता सी आ गई है, लेकिन क्रिकेट ने इस डगमगाहट को संभाला, थोड़ा ही सही, पर इसने हमें अपनी भावनाओं को बरतने का मौका दिया, हंसने का, मुस्कुराने का, चीखने का, उबलने का और कभी कभी शांत पड़ जाने का। मेलबर्न टेस्ट इसका चरम था। पहला टेस्ट एडिलेड में था, ओवल में। ड्राइविंग सीट पर टीम इंडिया बैठी थी, लेकिन दूसरी पारी में 36 रनों पर गुल हो गई। ऐसा लगा कि जैसे पराजय के पुराने अध्याय किसी ने दोहरा दिए हों। ये हमारे क्रिकेट टीम के इतिहास का सबसे कम स्कोर था, लेकिन जब सब सितारे धाराशायी हो जाते हैं तब ऐसा होता है। एक टेस्ट सीरीज की शुरुआत में ऐसा हुआ और नीम पर करेला ये कि सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी आगे साथ नहीं होने वाला था। दशक का क्रिकेटर विराट कोहली, पर्सनल वजहों से उन्हें वापस लौटना पड़ा और फिर कप्तानी की जिम्मेदारी उस खिलाड़ी के हिस्से आई जो कागजों पर टीम का कप्तान था, लेकिन खुद उसकी जगह उस टेस्ट टीम में पक्की नहीं थी। अजिंक्य रहाणे को तलवार की धार पर चलना था। उन्होंने चलकर दिखाया, जो टीम मिली उसके दम पर असंभव को संभव कर दिखाया। माइकल वॉन इंग्लैंड के कप्तान रहे हैं, अब कमेंट्री करते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर नजर आते हैं। पहले मैच का नतीजा देखकर उन्होंने कहा था कि इस बार इंडियन टीम 4-0 से हारकर वापस लौटेगी। बात में दम था। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस की तिकड़ी किसी भी बैटिंग लाइनअप को अपने दिन में ध्वस्त कर सकती है। हमने पहले टेस्ट में इसका नमूना देखा था। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में भी डेप्थ था और फिर अपने घर की ताकत तो थी ही। ऐसे में वॉन की भविष्यवाणी में अचरज की गुंजाइश ज्यादा नहीं थी। उनका बयान 1998-99 के दौर की याद दिलाता था। उस वक्त जयवंत लेले BCCI के सेक्रेटरी हुआ करते थे। भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रही थी। लेले ने सीरीज शुरू होने से पहले ही कहा, हमारा 3-0 से सफाया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया तीनों मैच जीतेगी, इंडिया का चांस नहीं। ऐसा ही हुआ था। हालांकि हम सोचते थे कि सचिन कप्तान है, सचिन इंसान है, पर हमारी नज़र में वो कुछ अद्भुत थे। लेकिन वो अद्भुत पराक्रमी भी अपने दम पर इस भविष्यवाणी को गलत साबित नहीं कर पाया। लेकिन रहाणे और कंपनी ने ऐसा किया। उन्होंने बाकायदा एक नारा बुलंद कर दिया मैदान पर अपने खेल के जरिए कि अभी हम जिंदा हैं, मकबरा नहीं हुए। वो बिखरे लेकिन संभले फिर। ग्रीक लोक कथाओं में जैसे फिनिक्स नाम की चिड़िया का जिक्र आता है, जो अपनी ही राख से जीवित होती है, जिस चिड़िया को हमने साकार देखा था प्रोफेसर डंबलडोर के कमरे में।
उस चिड़िया को हमने फिर से साकार होते देखा मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड पर। बीतते वक्त को थाम लेना, उससे सबक लेना, राख से उठ खड़े होना, ये भारतीय टीम ने दिखाया। ये अद्भुत है क्योंकि ये सिर्फ टीम की बात नहीं है, ये वो जज्बा है जिससे लाखों, करोड़ों और बिल्कुल संख्या में जाएं तो अरब से ज़्यादा लोग सुख पाते हैं, ताकत पाते हैं। ये देशवासियों के लिए सीख की तरह है। इस मैच को इसकी सौम्यता के लिए भी याद रखा जाना चाहिए। पहली पारी में रनआउट होने के बाद रहाणे जडेजा के पास गए। गलती जडेजा की थी, पर रहाणे ने हिम्मत बंधाई। इसे संजो कर रखने की ज़रूरत है, इस बड़प्पन की ज़रूरत है। नए छौनों को तराशने का हुनर लाजवाब ढंग से नजर आया और जीत, उसके बाद भी सौम्यता, हर नतीजा स्वीकार करने की सहजता, बीते कल से उबरने की लालसा और नए दौर में नई कहानियां लिखने की जिजीविषा, सब सुंदर था। यही बातें याद रखी जाएंगी। ये जीत इस देश को एक नई उम्मीद बंधाएगी। बेशक। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक